एक रहस्यमय जिन उस्ताद और एक मासूम लड़की और एक ऐसा सच जो सबकी रूह कपा देगी। क्या आप जान पाएंगे उस्ताद जिन और उस लड़की के बारे में? चलिए सुनते हैं इस कहानी को। ये एक खाली, ठंडा और शांत घर था। शहर के पॉश इलाके में स्थित इस बड़े से कॉलेज के अंदर इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद स्टूडेंट्स फटी फटी निगाहों से वो मंजर देख रहे थे। सबके हाथों में किताबें और कंधों पर बैग थे। ये सुबह सुबह का वक्त था जब सारे स्टूडेंट्स अपनी पहली क्लास के लिए जा रहे थे और तभी वो हादसा हुआ जिसने उन सबको बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। हटो, रास्ता दो, प्रिंसिपल साहब आए हैं। एक टीचर की घबराई हुई आवाज पर स्टूडेंट्स ने साइड में होकर प्रिंसिपल को रास्ता दिया था। बूढ़े से प्रिंसिपल हांफते कांपते सामने आए और एक पल के लिए तो वे भी स्तब्ध रह गए। मिर्जा साहब की बॉडी को उठवाओ, एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा था। उन सबके ठीक सामने ऑडिटोरियम के बीचों बीच कॉलेज के हरदिल अजीज केमिस्ट्री के प्रोफेसर पड़े हुए थे। उनकी दोनों आंखें खुली थीं और हाथ सीने पर रखा था। लग रहा था उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वे मौके पर ही चल बसे। आपका कहना सही है सर, मिर्जा साहब मर चुके हैं। एक दूसरे टीचर ने आगे बढ़कर उनकी नब्ज चेक की थी। पूरे कॉलेज में अफसोस की एक लहर दौड़ गई थी। ये वाकया इतना आसान नहीं था कि उसे भुला दिया जाए। अब हमारे एग्जाम का क्या होगा? पहले ही केमिस्ट्री इतना मुश्किल है। लड़कियों ने आपस में सरगोशी की थी। महमिल ने एक अफसोस भरी नजर सामने नजर आ रहे मंजर पर डाली और चुपचाप पलट गई। उसका जहन पहले ही कई मामलों में उलझा हुआ था। लेकिन उसी दिन के अंत में उनकी हैरानी की हद न रही जब आखिरी क्लास के दौरान प्रिंसिपल साहब क्लास में दाखिल हुए। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम करीब हैं, तो मिर्जा साहब की अफसोसनाक मौत को भूलते हुए मुझे आपके लिए एक नए टीचर का इंतजाम करना पड़ा है। ये प्रोफेसर दाऊद हैं, आज से आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेंगे। प्रिंसिपल साहब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सभी लड़कियों की निगाहें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। महामेल ने भी नजर उठाकर देखा। प्रोफेसर दाऊद क्लास के अंदर दाखिल हो रहे थे। वे लंबे थे, उनकी कद काठी मजबूत थी, लेकिन उन पर एक नजर डालते ही मोहमेल स्तब्ध रह गई। ओ माय गॉड, ये कितने खूबसूरत हैं, इनकी आंखें तो देखो, एक लड़की ने सरगोशी की। पूरा क्लास स्तब्ध निगाहों से अंदर आते हुए इस नए प्रोफेसर को देख रहा था, जो मुश्किल से 30 साल का लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा जादू था कि अंदर आते ही जैसे उसने पूरी क्लास को अपने काबू में कर लिया हो। मैंने आज तक इतना हसीन टीचर नहीं देखा। मैं तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, पीछे बैठी एक लड़की ने आशिकाना लहजे में कहा। महामिल को ये सब नागवार गुजरा। उसने बेकाबू होकर अपनी निगाहें प्रोफेसर से हटा ली। प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर का तारुफ करवाकर क्लास से बाहर जा चुके थे। प्रोफेसर सामने खड़े होकर पूरी क्लास से मुखातिब थे। महामेल बेजारी सी महसूस हुई। अपनी गोद में रखी फाइल खोलकर उसने एक कागज निकाला और कुछ देर तक उसे गौर से देखती रही। क्लास में खामोशी हुई तो हाथ में मौजूद कागज को एहतियात से फाइल में लगाते हुए महमेल ने नजर उठाई और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़का। सामने खड़ा प्रोफेसर सीधा उसी की आंखों में झांक रहा था। महमेल की निगाहें मिलते ही वो पलटकर बोर्ड की तरफ मुड़ गया। 45 मिनट की क्लास के दौरान किसी ने भी इस प्रोफेसर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो बहुत कम बोलता था, कुछ नपीतुली बातें करता था, लेकिन लेक्चर समझाने के दौरान भी वो इतनी अच्छी तरह से समझाता कि किसी को सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। प्रोफेसर दाऊद सबके सवालों का जवाब देता, मगर किसी मुस्कान के बिना। उसकी आंखों में देखना मुश्किल था। सुनहरी और हरे रंग के मेल से बनी आंखें, जिनमें समंदर जैसी गहराई थी, बेहद गोरी रंगत और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, ये सब उसे एक मुकम्मल खूबसूरत इंसान बनाते थे। क्लास के बाद हर लड़की की जबान पर प्रोफेसर दाऊद का जिक्र था। सिर्फ महमेल ही थी जो परेशानी से अपनी फाइल के कवर पर उंगलियां फेर रही थी। अरे ये क्या है, तुमने बताया नहीं, तुम ड्राइंग कब से करने लगी? मरियम ने उसकी तरफ झुकते हुए वो कागज उठाया जिसे महमेल ने एहतियात से अपनी फाइल में रखा था। कुछ नहीं, बस मुझे वापस दे दो। वो एक शख्स की तस्वीर थी जिसके सिर्फ चेहरे का दायां हिस्सा नजर आ रहा था। दायां हिस्सा भी आधे से ज्यादा हैट में छुपा हुआ था। सिर्फ दाएं गाल की हल्की सी छवि थी, जिससे मालूम होता था कि वो कोई मर्द है। कौन है ये? मरियम ने पूछा, लेकिन महमेल बेग ने थैला संभालते हुए खड़े होकर कहा, मुझे घर वापस जाना है। अब अब्बा तो लेने के लिए आ नहीं सकते, बस से जाना पड़ेगा।
उसके लहजे में उदासी घुली हुई थी। मरियम ने भी अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। बाकी सारी लड़कियां प्रोफेसर दाऊद का जिक्र करती हुई हंसती मुस्कुराती जा रही थी, मगर महमेल चुपचाप कॉलेज से बाहर निकल आई। तेज धूप में बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करना किसी सजा से कम नहीं था, मगर वो मजबूर थी। काश अब्बा होते। उसकी आंखें भीग गईं। उसने धीरे से अपने दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछी और उसी वक्त वो चौंक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भीड़ में कोई लगातार उसे देख रहा हो। महमेल ने घबराकर इधर उधर देखा। दूर एक पेड़ के नीचे कोई शख्स खड़ा था। दूरी ज्यादा होने की वजह से महमल पहचान नहीं सकी कि वो कौन था। ठीक उसी समय बस ने हॉर्न दिया तो महमल घबराकर बस में चढ़ने वाली लड़कियों के साथ हो ली। घर पहुंचते पहुंचते वो कॉलेज, प्रोफेसर दाऊद सब कुछ भूल चुकी थी। बस वो दो आंखें थी जो उसके जहन में उलझन पैदा कर रही थी। चुपचाप घर के कामों में लगते लगते कब रात के 8 बजे बज गए उसे पता ही नहीं चला। जब वो खाना लेकर टेबल पर बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही महीने पहले तक जब अब्बा जिंदा थे तो वे यहीं उसके साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन उस दिन के हादसे के बाद से मोहम्मिल को अब तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। उसे सर्दियों की वो सुबह याद आई जब उसकी आंखों से फिर नमी बहने लगी। उसने बिना खाए ही प्लेट वापस किचन में रख दी और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे कि वो अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई थी। महमेल के होश उड़ गए। क्या आज फिर वो लोग आ गए? उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरकर वो कमरे के दरवाजे तक आई। कांपते हाथों से उसने लॉक चेक किया। लॉक लगा हुआ था। उसने जल्दी से ऊपर वाली चिटकनी भी लगा दी और दौड़कर खिड़की का शीशा भी बंद कर दिया, लेकिन उसे अच्छे से मालूम था कि यह सब नाकाफी है। बाहर से आती आवाजें अब बढ़ने लगी थीं। बर्तन टूट रहे थे, एक के बाद एक चटकते जा रहे थे। किचन में रखी चीजें जोर जोर से तोड़ी जा रही थीं। घबराकर महमिल ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और तभी अचानक सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुहम्मिल ने डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा। क्या वो लोग चले गए? ये ख्याल उसके दिल में आया ही था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जोर से उछल पड़ी। डर उसकी रग रग में समा गया था। खोल दे दरवाजा, ओ हसीना, कब तक इंतजार करवाएगी? बाहर से किसी ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। कोई नहीं है जो तेरी हिफाजत के लिए आएगा। एक दिन इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे हम, फिर तू क्या करेगी? महमिल की आंखों में आंसू आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे तंग करते हुए? मेरे अब्बा को मरे अभी कितना वक्त ही हुआ है। उन्होंने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया था जिसे लेने तुम हर रोज यहाँ आते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगी, उसने मजबूती से कहा। बाहर खड़े उन 3 लड़कों ने जोर से हंसते हुए कहा, किसने रोका है रिपोर्ट लिखवाने से? लिखवा दे, मेरा खुद का बाप पुलिस इंस्पेक्टर है। तू रिपोर्ट लिखवाएगी तो हम तुझे उठवा लेंगे, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। उनकी हंसी और धमकियां लगातार मोहम्मिल को डरा रही थी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। एक ने जोर से लात मारी उसके दरवाजे पर, लेकिन दरवाजा मजबूत था, नहीं टूटा। लेकिन महमेल के अंदर जैसे दिल ही बैठ गया। आज तो जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे हसीना। राल टपकाते हुए अंदाज में वो बदमाश मुड़कर चले गए। उनके दूर जाते कदमों की आवाजें सुनकर महमेल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। आप कहाँ चले गए अब्बा? आपके होते हुए तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे तंग करने की। वो अपने पिता को याद करके बच्चों की तरह रोने लगी। जनवरी की उस ठंडी सुबह में जब चारों ओर धुंध का साम्राज्य था, वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। बाबा आप भी चलिए, देर हो जाएगी, उसने आवाज लगाई तो अंदर से नूरुद्दीन अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर आ गए थे। लोग जब मुझे आपकी साइकिल पर कॉलेज जाते देखते हैं तो हंसते हैं। कॉलेज की लड़कियां या तो बस में आती हैं या फिर गाड़ियों में, मोहम्मिल ने शरारत से कहा। नूरुद्दीन हंस पड़े। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी ले लेता हूं, मेरी बेटी जो चाहेगी वही होगा। उनकी बात पर मोहम्मिल हंस दी। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर कॉलेज छोड़ने जाते हैं। इतने प्यार करने वाले बाबा के होते मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाप और बेटी का ये रिश्ता मिसाल था। उसका कोई भाई बहन नहीं था। माँ का इंतकाल हुए भी अरसा हो चुका था। ऐसे में बस नूरुद्दीन ही थे जिन्होंने उसे बेहिसाब मोहब्बत से पाला था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मोहब्बत आज अपना आखिरी दिन देख रही है।
ये एक छोटा सा शहर था जहां तंग सड़कें और खतरनाक मोड़ थे। ऐसा ही एक मोड़ मुड़ते वक्त नूरुद्दीन की साइकिल सामने से आती किसी चीज से जोरदार टक्कर खा गई। झटका इतना जबरदस्त था कि महमिल उछलकर दूर जा गिरी। बाबा जान! उसके हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। टक्कर किस चीज से हुई थी महमिल अंदाजा नहीं लगा पाई। घनी धुंध में वो ट्रक था या कोई और गाड़ी महमिल को नहीं पता चला, लेकिन नूरुद्दीन की साइकिल बुरी तरह से टूटी पड़ी थी और खुद नूरुद्दीन की हालत इतनी खराब थी कि महमिल उन्हें देखते ही चीख पड़ी। बाबा, ये सब किसने किया? वो बेकाबू होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तभी उसकी निगाह धुंध के बीच से झांकते एक शख्स पर पड़ी। उसने काले रंग का कोट पहन रखा था और उसकी काली टोपी ने उसके आधे चेहरे को पूरी तरह से छिपा दिया था। जमीन पर पड़े नूरुद्दीन को अंतिम सांसें लेते देखकर वो शख्स तेजी से पलटा था। महमिल उसका चेहरा, उसकी आंखें नहीं देख सकी, मगर उसे इतना जरूर अंदाजा हो गया था कि वो कोई जवान और रौबदार शख्स था। रुक जाओ, तुमने मेरे बाबा को मार डाला! महमिल जोर से चिल्लाई, मगर वो धुंध में कहीं गुम हो चुका था। महमिल रोते हुए अपने पिता को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले कुछ ही पलों में नूरुद्दीन दम तोड़ चुके थे। महमिल को यकीन नहीं आया। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दूर दराज के रिश्तेदारों ने कुछ दिन तो उनके घर में क़याम किया, लेकिन फिर सभी अपने अपने घरों को लौट गए। इस छोटे से घर में महमिल अकेली रह गई। तन्हाई से उसे डर तो लगता था, लेकिन उससे ज्यादा उसे लोगों से डर लगता था। वो शाम होते ही घर का दरवाजा बंद कर अपने कमरे में छिप जाती थी, लेकिन फिर भी जिंदगी को किसी न किसी तरह सामान्य बनाना ही था। कॉलेज का आखिरी साल था और वो रोज छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए 1 महीने बाद आखिरकार वो फिर से अपने घर से बाहर निकली। किसी तरह उसने बस से कॉलेज जाना भी सीख लिया। मगर एक अजीब बात थी, जब भी वो घर से बाहर निकलती तो घबराने लगती थी। उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो पलट कर देखती, मगर कोई नहीं होता। हर वक्त उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी की 2 आंखों के घेरे में है। कभी कभी तो वो अपनी ही हालत से चिढ़ने लगती। वो परेशान थी। फिर एक दिन कुछ गुंडों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उनका कहना था कि नूरुद्दीन ने मरने से पहले उनसे 1 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज की रकम इतनी ज्यादा थी कि चाहकर भी महमिल उस पर यकीन नहीं कर पाई। गुंडों को बस महमिल से मतलब था, इसलिए आए दिन चोरी छिपे घर में घुसकर वो हंगामा मचाते। पूरा मोहल्ला उनसे डरता था, इसीलिए कोई महमिल की मदद को आगे नहीं आता। महमिल उनकी बढ़ती हुई हरकतों से बेहद डर चुकी थी, मगर उसके पास कोई और सहारा भी नहीं था। आज भी गुंडों के जाने के बाद पूरी रात महमिल ने रोते हुए ही गुजारी। सुबह उसे कॉलेज जाने में थोड़ी देर हो गई थी। पहली ही क्लास केमिस्ट्री की थी। तेजी से चलते हुए जब वो क्लास में दाखिल हुई, पूरी क्लास दरवाजे की ओर ही देख रही थी। यहाँ तक कि सामने खड़े प्रोफेसर दाऊद भी पीठ पर हाथ बांधे उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही महमिल क्लास में दाखिल हुई, ओह! प्रोफेसर ने उसे आते देखा और उसी पल बोर्ड की ओर मुंह करके अपना लेक्चर शुरू कर दिया। प्रोफेसर दाऊद सिर्फ तुम्हारे इंतजार में रुके हुए थे। पता नहीं उन्हें कैसे खबर हो गई कि इतनी सारी लड़कियों में आज महमिल नहीं आई। पीछे बैठी राब ने चिढ़कर कहा। महमिल ने सिर झटक दिया और अपनी किताब निकालने लगी। मगर एक अजीब बात थी, पूरी क्लास के दौरान उसे लग रहा था जैसे प्रोफेसर दाऊद सीधे उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहे हो। महमिल को घबराहट सी होने लगी। प्रोफेसर दाऊद की पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि लड़कियां पढ़ाई से ज्यादा उन पर ध्यान देती थीं, मगर एक अकेली महमिल थी जिसे उनके वजूद से ही उलझन होती थी। दिन बीतते गए। हर रोज केमिस्ट्री की क्लास में यही सब होता। प्रोफेसर दाऊद अब पूरे कॉलेज में मशहूर हो चुके थे। वो रहस्यमयी अंदाज में आते, अपना लेक्चर खत्म करते और उसी रहस्यमयी अंदाज में चले जाते। ना उन्होंने कभी किसी लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया, ना ही कभी किसी लड़की से सीधे बात करते हुए देखे गए। लड़कियां तो उनसे बात करने के लिए बेताब थीं। लेकिन प्रोफेसर दाऊद क्लास लेने के बाद कहां गायब हो जाते थे, ये किसी को नहीं पता था। उनका रहस्यमयी स्वभाव अब पूरे कॉलेज में मशहूर होता जा रहा था। एक दिन क्लास खत्म होते ही मोहम्मिल अपनी बाकी साथियों के साथ क्लास से बाहर निकली। प्रोफेसर दाऊद तेजी से कॉरिडोर के दूसरी तरफ जा रहे थे। सफेद रंग की शर्ट और काली पैंट में उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लग रहा था। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर वही सख्ती छाई हुई थी। लड़कियों के पास से गुजरते हुए उन्होंने सिर्फ एक बार नजर उठाकर उनकी ओर देखा। मोहम्मिल ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। तभी मरियम बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर दाऊद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप हमारी बात सुनेंगे?
यहाँ लड़कियों को 100% यकीन था कि प्रोफेसर दाऊद उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे हमेशा की तरह, लेकिन वे सब चौंक गईं जब प्रोफेसर दाऊद मुड़े और 2 कदम चलते हुए उनके बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। उनके शरीर से उठती हल्की हल्की खुशबू ने उन सभी लड़कियों को जहन से सम्मोहित कर दिया था। जी बताइए, आपको क्या पूछना है? ये पहली बार था जब उन्होंने किसी लड़की से सीधे बात की थी। सभी लड़कियां हक्की बक्की रह गईं। वे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगीं। केवल महमिल थी जो ऊब के साथ कभी दाएं देखती कभी बाएं। अनजाने में ही उसने एक नज़र प्रोफेसर दाऊद के चेहरे पर डाली और एक पल के लिए चौंक उठी। आज इतनी रोशनी में पहली बार उसने प्रोफेसर दाऊद को देखा था। हरे सुनहरे रंग की आंखें और हल्की हल्की दाढ़ी, लेकिन दाएं गाल पर एक काला तिल साफ दिखाई दे रहा था। महमिल का दिल जोर से धड़कने लगा। एक कोने में खड़े होकर उसने अपनी फाइल से वो कागज निकाला जिसमें काले कोट वाले उस शख्स की तस्वीर बनी हुई थी। उस चित्र में उस आदमी के चेहरे पर भी एक काला तिल साफ दिख रहा था। महमिल घबराकर देखने लगी। प्रोफेसर दाऊद उसी की तरफ देख रहे थे। महमिल के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसके अंदर एक उबाल सा उठा, तो क्या यही था वो आदमी? महमिल ने एक पल को सोच लिया। प्रोफेसर दाऊद की कद काठी और जिस्मानी बनावट बिल्कुल उसी आदमी जैसी थी जिसने उसके पिता को मारा था। उसे अपनी याददाश्त पर पूरा यकीन था, वो गलत नहीं हो सकती थी। यकीनन यही है। महमिल ने नफरत भरी नजर प्रोफेसर दाऊद पर डाली और तेजी से वहां से हटती चली गई। प्रोफेसर दाऊद की रहस्यमयी निगाहें दूर तक उसे जाते देखती रहीं। अगले दिन वो कॉलेज आई ही नहीं, लेकिन आखिर कब तक? 2 दिन बाद जब वो केमिस्ट्री की क्लास में दाखिल हुए तो प्रोफेसर दाऊद के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे ऑफिस आइएगा मिस महमिल, प्रोफेसर दाऊद ने उसे देखते ही कहा। सभी लड़कियों के मुंह हैरानी से खुले रह गए। सर ने तुम्हें बुलाया है? हम लोग तो इतनी कोशिश करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमें तो कभी तवज्जो नहीं दी। क्या चक्कर है तुम्हारा सर के साथ? मैंने अक्सर नोट किया है वो तुम्हें देखते रहते हैं और तुम्हारी फाइल के अंदर एक स्केच भी है। ये स्केच उन्हीं का है, मैं पहचानती हूँ। पीछे बैठी रबाब को कुछ ज्यादा ही परेशानी थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, क्लास की बाकी लड़कियां भी खा जाने वाली नजरों से महमिल को देख रही थीं। वो घबरा गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है ये। यकीनन तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने टीचर के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए? हमें तो बड़ी नसीहतें देती थी कि नाम हरम है, टीचर का अदब होता है, वगैरह वगैरह। लड़कियां ग्रुप की शक्ल में उस पर टूट पड़ी थीं। मरियम भी अजीब सी निगाहों से महमिल को देख रही थी। उसे रोना आ गया। कल रात फिर बदमाशों ने घर पर हमला किया था। वो परेशानी एक तरफ, अब प्रोफेसर दाऊद उसके जहन पर सवार होने लगे थे। उसका जी चाहता था वो उन्हें खत्म कर दे, लेकिन अपनी बेबसी का ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्लास खत्म होते होते उसने फैसला कर लिया था कि वो प्रोफेसर दाऊद से इस बारे में बात करेगी। प्रोफेसर दाऊद का ऑफिस कॉरिडोर के आखिरी कमरे में था। वहां कोई नहीं जाता था। हमेशा उस ऑफिस के बाहर डोंट डिस्टर्ब मी का बोर्ड लटका रहता था। धड़कते दिल के साथ महमिल चलते हुए ऑफिस के सामने जा खड़ी हुई। आज भी वहां वही बोर्ड लगा हुआ था। महमिल ने दरवाजा खटखटाया तो एक झटके से दरवाजा खुल गया। सामने ही प्रोफेसर दाऊद खड़ा था। आओ महमिल, अंदर अंदर आ जाओ। महमिल ठंडे पड़ते हुए अपने वजूद के साथ अंदर दाखिल हुई। प्रोफेसर दाऊद ने उसके सामने कुर्सी खींच कर रख दी और खुद अपनी घूमने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। महमिल चुपचाप उस कुर्सी पर बैठ गई। उसे अपने वजूद पर प्रोफेसर दाऊद की गहरी नजरें महसूस हो रही थी। एक अजीब सा जादू था उस शख्स में, कुछ तो ऐसा था जो महसूस होता था। क्या आपने मेरे बाबा को मारा है? उस दिन साइकिल को आपने ही किसी गाड़ी से टक्कर मारी थी। मैं धुंध के कारण आपकी गाड़ी तो नहीं देख सकी, मगर आपको देख लिया था, है ना? महमिल ने धड़कते दिल के साथ जैसे उससे सबूत मांगा। प्रोफेसर दाऊद खामोशी से उसे देखते रहे। पहले मेरे बाप को मारा और अब मुझे पूरे कॉलेज में बदनाम कर रहे हो। क्यों देखते हो मुझे? क्यों बुलाते हो अपने कमरे में सारी लड़कियां? महमिल समझती हैं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई चक्कर चल रहा है, जबकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। नफरत है मुझे तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे से। मैं अपने बाप के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती। महमिल की आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रोफेसर दाऊद अब भी कुछ नहीं बोले। महमिल एक झटके से खड़ी हुई और बाहर निकल गई। उसका रुख अपने घर की ओर था। शाम तक वो अपने कमरे में बैठी रोती रही। रात हुई तो वो ऐसे ही बिस्तर के सिरहाने टिके टिक सो गई। अचानक उसकी नींद खुली।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। महमिल डर से सुन्न हो गई। बाहर से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। ये वाली चाबी नहीं लग रही, दूसरी चाबी लगाओ। आज तो इस हीरोइन का सारा घमंड मिट्टी में मिलाकर छोड़ूंगा। बहुत हो गया इंतजार। ऐसा लजीज माल सामने पड़ा है और तेरा बॉस इंतजार करे, ये अब नहीं हो सकता। बाहर खड़े लड़कों की आवाजें अंदर तक महमिल को साफ सुनाई दे रही थीं। रात के सन्नाटे में और कोई न था। महमिल को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती चाबी ने ताला खोल दिया था। एक झटके के साथ तीनों बदमाश अंदर घुस आए। महमिल के होठों से जोरदार चीख निकली, जितना मर्जी चीख ले, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। बहुत कर ली तूने तोड़फोड़, अब असली खेल खेलने का वक्त आ गया है। एक बदमाश ने आगे बढ़कर महमिल की कलाई थामी। महमिल ने फटी फटी आंखों से उसे देखा और अचानक ही वो चौंक गई। उन तीनों बदमाशों के पीछे उसे प्रोफेसर दाऊद का चेहरा नजर आया था। वही ठंडी निगाहें, वही रहस्यमयी आंखें। आते ही उन्होंने एक जोरदार मुक्का उस बदमाश के जबड़े पर मारा। कौन है यहाँ? किसने मारा मुझे? बदमाश की चीख निकली, मगर प्रोफेसर दाऊद ने एक और जोरदार लात उसके पेट में मारी। सिर्फ उसे ही नहीं, प्रोफेसर दाऊद ने उसके साथ आए दोनों बदमाशों को भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक घूंसे बरसाते गए, बिना रुके, बिना उन्हें संभलने का मौका दिए। तीनों बुरी तरह से तड़प रहे थे, उठते फिर गिरते। कौन मार रहा है? छोड़ दो हमें, खुदा के लिए। कौन सी रूह है इस कमरे में? तीनों चिल्ला रहे थे, घबराकर हाथ पैर मार रहे थे, जैसे उन्हें प्रोफेसर दाऊद दिख ही नहीं रहे थे। महमिल हैरानी से कभी उन बदमाशों को देखती और कभी प्रोफेसर दाऊद को, जो उन्हें तिनकों की तरह उठाकर पटक रहे थे। अबे भागो यहाँ से, यहाँ कोई भूत है। खुदा के लिए छोड़ दो, माफ कर दो हमें। बदमाश चीख कर माफी मांग रहे थे और चारों ओर बदहवासी में देख रहे थे, जैसे वो बुरी तरह डर चुके हों। महमिल का वजूद ठंडा पड़ने लगा। क्या वो प्रोफेसर दाऊद को नहीं देख सकते थे? अगर ऐसा था तो प्रोफेसर दाऊद कौन था? क्या वो इंसान नहीं था? महमिल ने अविश्वास से सामने खड़े प्रोफेसर की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके पूरे जिस्म पर चींटियां रेंग रही हों। उसे याद आया, प्रोफेसर दाऊद आम इंसानों से कितना अलग था। उनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आते थे। वो हमेशा शांत और स्थिर रहते थे। उनके वजूद से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और उनसे निकलती खुशबू भी आम इंसानों जैसी नहीं थी। प्रोफेसर दाऊद ने उन बदमाशों को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गए। वो हाथ जोड़ते, माफिया मांगते, गिरते पड़ते कमरे से दूर जा रहे थे और प्रोफेसर खामोशी से खड़े होकर उन्हें घर से भागते देख रहे थे। आज के बाद इस घर में नहीं आना, यहाँ कोई साया है जो इस लड़की की मदद कर रहा है। बदमाश के मुंह से ये आखिरी जुमला निकला और वे गिरते पड़ते घर से बाहर भाग गए। महमिल जमी हुई सी प्रोफेसर दाऊद को देख रही थी। उन्होंने पलटकर महमिल को एक नजर देखा। बेगिसी, क्या तुम डर गई? मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाला था। वो लोग मुझे नहीं देख सकते, सिर्फ तुम देख सकती हो, और वो हर इंसान जिसे मैं खुद को दिखाना चाहूँ। मैं एक जिनजादा हूँ, इंसान सोसा इंसान नहीं। उनकी बात सुनकर महमिल डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहले ही मेरी वजह से जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ही मैं रोज सैकड़ों इंसानों के सामने प्रोफेसर दाऊद बनकर जाता हूँ। मेरे कबीले के लोग इस बात पर बहुत गुस्से में हैं। जिन्नों के सभी सरदार मुझे आखिरी चेतावनी दे चुके हैं। उनके अनुसार अगर मैंने इंसानों के सामने आना नहीं छोड़ा तो वे मुझे जान से मार देंगे। प्रोफेसर दाऊद की आवाज में नमी उतर आई थी। उस दिन जब तुम्हारे बाबा तुम्हें साइकिल पर कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, उसी दिन मेरे पिता का निधन हुआ था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। पिता के निधन के बाद मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। मेरा गम अपनी चरम सीमा पर था। हम जब शोक या गुस्से में होते हैं तो अपने आप पर काबू खो बैठते हैं। उस दिन भी यही हुआ। तुम्हारे पिता की टक्कर किसी गाड़ी से नहीं, मुझसे हुई थी। मैं ही था जो अंधी और तूफानी रफ्तार से उड़ता हुआ जाने किस दिशा में जा रहा था। कब मैंने एक ठोस रूप ले लिया मुझे खुद भी नहीं पता चला, और तभी तुम्हारे पिता की मुझसे टक्कर हो गई। वो हादसा मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दो। प्रोफेसर दाऊद की आवाज में टूटन थी। महमिल सन्न निगाहों से उसे देखती रही। अचानक वो बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर दूंगा। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। महमिल घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। आप यहाँ से चले जाइए, खुदा के लिए दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा।
हकीकत ये थी कि महमिल को उससे डर लग रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने किसी जिन को सामने खड़ा देखा था, एक ऐसा जिन जो बेहद खूबसूरत था, लेकिन आखिरकार था तो वो गैर इंसानी मखलूक। प्रोफेसर कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर पलटा और अंधेरे में गुम हो गया। महमल अपने कांपते वजूद को संभालते हुए वहीं कोने में सिमट कर बैठ गई। कॉलेज जाने का नाम सुनकर उसे डर लगने लगा। जब भी वो प्रोफेसर दाऊद के बारे में सोचती, अजीब सी कैफियत उसे घेर लेती। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़ी रही। काफी देर बाद अब अचानक उसे भूख का एहसास हुआ। वो उठी। आज उसने कुछ पकाया भी नहीं था और फ्रिज में भी ऐसा कुछ नहीं था जो खाया जा सके। वो चलते चलते बाहर आई, तभी उसकी नाक से गर्मा गर्म खाने की खुशबू टकराई। महमल ने घबराकर दाईं तरफ देखा। लाउंज में रखे सोफों के सामने मेज पर ताज़ा खाना रखा हुआ था। खाने से उठती भाप बता रही थी कि अभी अभी वो खाना वहां रखा गया है। महमल चौंक उठी, तभी उसकी निगाह खिड़की पर पड़ी। खिड़की का पल्ला हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से गया हो। एक बेख्तियार मुस्कान महमल के होठों पर बिखर गई। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना बेहद लजीज था। अगले दिन भी वो खुद में कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। एक दिन गुजरा, फिर 2 दिन। वो गुंडे दोबारा नहीं लौटे। हाँ, एक अजीब बात जरूर हुई। मोहल्ले के सारे लोग वक्त वक्त पर महमल के पास आकर उसकी खैरियत पूछने लगे। यहाँ तक कि मोहल्ले की कमेटी के सदर खुद आकर महमल से मिले और उसे यकीन दिलाया कि अब उस पर कोई हमला नहीं कर सकेगा। एक रोज महमल जागी तो देखा नीचे 2 गार्ड उसके घर के बाहर पहरा दे रहे थे। आप लोगों को यहाँ किसने तैनात किया और आपकी तनख्वाह कौन दे रहा है? महमल ने हैरत से पूछा। गार्ड कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, एक लंबे कद के आदमी हमारे पास आया था। उसने हमें अगले कई महीनों की तनख्वाह एक साथ दी है। हमारी ड्यूटी बस इतनी है कि हम आपके घर के बाहर पहरा दें। महमद हैरान रह गई। वो समझ चुकी थी कि ये सब प्रोफेसर दाऊद का किया हुआ है। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन वो अब भी कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। तभी उस रोज उसे प्रिंसिपल का फोन आ गया। कल सुबह कॉलेज आइए और दफ्तर में मुझसे मिलिए। आपकी छुट्टी काफी लंबी हो गई है। प्रिंसिपल की बात सुनकर महमल सन रह गई। ये उसका फाइनल ईयर था। अगर उसे फेल कर दिया गया तो उसकी पूरी डिग्री बर्बाद हो जाएगी। हिम्मत जुटाने लगी। वो अगले दिन कॉलेज चली आई थी। प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पहुंचकर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया और तभी चौंक गई। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर हो रही मीटिंग की बातें बाहर तक आ रही थी। हमें हैरानी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रोफेसर मिर्जा के बारे में कुछ अजीब से खुलासे हुए हैं। मुझे लगता है कि मरने से पहले उन्होंने कोई बेहद डरावनी चीज देख ली थी, जिसकी वजह से उनका हार्ट फेल हो गया। ये प्रिंसिपल की आवाज थी। लेकिन कॉलेज में ऐसी कौन सी डरावनी चीज हो सकती है? उन्हें शुरू से ही दिल की बीमारी थी। हो सकता है इसी वजह से उनकी मौत हुई हो, एक दूसरे टीचर ने जवाब दिया था। मगर बाहर खड़ी महामिल सन्नाटे में रह गई थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि प्रोफेसर मिर्जा ने मरने से पहले किसे देखा होगा और उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। यकीनन वो प्रोफेसर दाऊद ही था। उसी वक्त उसने एक फैसला कर लिया। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई वो अपनी क्लास के सामने आई, जहां प्रोफेसर दाऊद बिल्कुल किसी बुत की तरह साकेत दरवाजे की तरफ देख रहा था। महमिल को आते देख वो बोर्ड की तरफ मुड़ा और अपना लेक्चर शुरू कर दिया। महमिल खामोशी से क्लास के खत्म होने का इंतजार करती रही। जैसे ही क्लास खत्म हुई वो सीधे चलते हुए दाऊद के पास आ गई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कब निकाह करना है? प्रोफेसर दाऊद ने हैरत से महमिल को देखा और उनके होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। पूरा कॉलेज जब प्रोफेसर दाऊद और मोहम्मिल के निकाह की खबर से गूंज उठा तो सबको एक जोरदार झटका लगा। निकाह आम तरीके से हुआ था। एक मौलवी ने आकर निकाह पढ़वाया। लेकिन निकाह के बाद सीन जब मोहम्मिल अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी तो प्रोफेसर दाऊद चलता हुआ उसके पास आया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ निकाह के बंधन में बांध लिया, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारे लिए अपने जिन्नात का पूरा कबीला छोड़ दिया है। मैं और तुम एक नहीं हो सकते संगीत, लेकिन कम से कम निकाह करके साथ तो रह सकते हैं। प्रोफेसर दाऊद ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। बाबा के इंतकाल के बाद मैं भी बिल्कुल अकेली थी और अब आपका साथ पाकर मैं खुश हूँ। जो शख्स मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, आखिर उसके दिल में मेरे लिए गहरी मोहब्बत है। इस बात का मुझे यकीन आ गया है। महमिल मुस्कुरा रही थी और वाकई उसने प्रोफेसर दाऊद की मोहब्बत को तस्लीम कर लिया था। उनकी मोहब्बत मिसाली थी।
लड़कियां महमिल की किस्मत पर रश्क करती थी और वो खुद भी जब एक जिन्नज़ादे को अपनी मोहब्बत में पागल देखती थी तो अपनी किस्मत पर रश्क किए बिना न रह पाती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।